आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं रेवड़ियों की। चुनाव आता है, आप सुन रहे होंगे कि रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी, रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी। और रेवड़ियां हैं नहीं है अलग बात है, लेकिन जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं वो जरूर तमाम दलों को सत्ता में वापसी करवा रही हैं। हाल ही में बिहार के चुनाव हुए, 10,000 रुपयों ने नीतीश कुमार को वापस से सत्ता पर पहुंचा दिया। 10,000 रुपए इकलौती वजह नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जरूर रही। उससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के 5,000, फिर महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना के 5,000, फिर अलग अलग अमाउंट, कहीं 1100, कहीं, और फिर झारखंड में मैया योजना। तो अब क्या इन 4 साल आप कुछ भी करते रहे, लेकिन चुनाव से पहले डायरेक्ट पैसा दे दें महिलाओं को या राशन दे रहे हैं, कुछ भी कर दें, तो फिर तो चुनाव विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सत्ता में आप हैं, आप पैसा दे सकते हैं सरकारी स्कीम के जरिए, आपके पास खजाना है, आपके पास मशीनरी है, तो विपक्ष में ही रहेगा। इसी पर चर्चा करने वाले हैं रेड माइक पाठशाला में। पहले जरा घंटा बजा दें रेड माइक पाठशाला का। रेड माइक पाठशाला का घंटा बज चुका है। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, सुना है आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। उससे पहले बिहार आप भी गए थे, उससे पहले झारखंड भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे। महाराष्ट्र नहीं गए थे। चलिए, तो बताइए भैया कि कैसे होएगा विपक्ष जहां पर जो विपक्ष में है। अब यहाँ तो इंडिया गठबंधन ज्यादातर राज्यों में विपक्ष में है, लेकिन झारखंड में बीजेपी विपक्ष में थी। तो ज्यादा जो सीधे कैश मिल जाता है, उसके बाद तो फिर क्या मतलब है? पहले तो 500 रुपए देके, 200 रुपए दे करके वोट खरीदे जाते थे, शराब देके वोट खरीदे जाते थे। अब उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया, सीधे अकाउंट में पैसे लो, कोई नहीं रोकेगा, कोई जेल में नहीं डालेगा, खत्म, निकालो और पेटीएम से खर्च करो। क्या होगा? देखिए सौरभ, मैं छत्तीसगढ़ में अभी था, जैसे कि आपने जिक्र किया। एज अ रिसर्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्चर, मैं घूमता रहता हूँ और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, कभी कोई संदर्भ, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ एकदम सामने दिख जाती। शुरुआत करते हैं सौरभ। मैं आपको 2023 में ले जाता हूँ, जब मैं महाराष्ट्र और पंजाब गया था अपने काम से। और वहाँ मैंने देखा कि जो स्वच्छ भारत अभियान था, उसके टॉयलेट अभी भी बने हुए, और चल रहे हो ना चल रहे हो, लेकिन अच्छी खासी एक स्ट्रक्चर, इमारत उसकी बनी हुई। मुझे लगता है कि 2019 का जो मैंडेट आया था मोदी जी का, उसमें उन कैंपेन्स का एक बहुत बड़ा रोल था। देखिए, बालाकोट वगैरह था, जो धार्मिक मुद्दे वो रहते हैं, लेकिन गांव के स्तर पे चुनाव कैसे लोगों के दिमाग में बैठता है, मैं कुछ उसके बारे में दर्शकों से आज साझा करना चाहता हूं, और आप भी इसमें वेरीफाई करिए करिए। हम कहते हैं कि अर्बन वोटर, रूरल वोटर मुझे लगता है ज्यादा मुद्दों पर वोट देते हैं। और इसमें आप उनको ये कह सकते हैं कि क्या वो लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं या शॉर्ट टर्म, इसमें हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो रूरल वोटर है, उसके लिए मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। जबकि जो शहरी मतदाता है, उसके लिए अगर सरकारी स्कूल नहीं काम करेगा तो प्राइवेट स्कूल है, अगर सरकारी बस नहीं काम करेगी तो वो टोटो कर लेगा, वो अपना स्कूटर ले लेगा। अगर कुछ ऐसी चीजें शहरी मतदाता के लिए भी हैं जो सरकार ही दे सकती है, मसलन सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिएगा कि सरकारें शहरी इलाकों में इन चीजों पर बहुत जोर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये वो वाली आइटम्स हैं जिनका कोई प्राइवेट ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन जहां स्कूल खराब है, जहां अस्पताल खराब है, तो वहां अर्बन वोटर के पास एक ऑप्शन है, प्राइवेट मार्केट में चले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। मैं पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, झारखंड, आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस का एक सार बता रहा हूँ। और कुछ मैं फोटोज भी लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ से, जो हम दिखाएंगे कि राशन बट रहा है। हालांकि चावल कंकड़ वाला है, लेकिन राशन बट रहा है। हेल्थ सेंटर बने हैं, हेल्थ सेंटर का भी एक जाल है ग्रामीण इलाकों में। सबसे टॉप पर होता है CHC के नीचे होता है PHC के नीचे होते हैं सब सेंटर। अच्छा, CHC के ऊपर भी कभी कभी सेंटर होते हैं। फिर नीचे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं,
ये सारे इंस्टीट्यूशंस वो हैं जिनका शहरी वोटर ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जितना ग्रामीण वोटर सरकार की डिलीवरी पर निर्भर करता है उतना शहरी वोटर नहीं करता। तो इसीलिए सीधा माल मिल गया अकाउंट में तो ज्यादा मैटर करता है। अब हम बात करते हैं कि माल मिला या नहीं। हाँ। अब डिलीवरी किस तरह की, देखिए एक डिलीवरी मनरेगा भी थी, बिल्कुल, एक डिलीवरी फ्री राशन भी है, लेकिन मनरेगा में तो काम करना पड़ रहा था, तो पैसे मिल रहे थे ना। हम कहते थे कि देखिए एसेट भी बनेगा, आपकी कमाई भी होगी। 2008 में जब 2009 में वापसी हुई मनरेगा की, मनरेगा बहुत बड़ा रोल था और ऋण माफी भी की थी उन्होंने 2008 में। बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि वोटर जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको आप पैसा दे देते हैं, वो वोट कर लेते हैं। सौरभ, सी वोटर ने स्टडी करी चुनाव के बाद बिहार में, और हमने पाया कि ये जो स्कीम थी, सबसे ज्यादा कौन लोग इससे लाभान्वित हुए जिन्होंने वोट दिया? 10,000 रुपए वाली, वो थी SC कम्युनिटी। 40% से ऊपर लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर हमने वोट दिया है। SC में सबसे बड़ा चंक 10,000 रुपए। और SC कौन होते हैं? सबसे जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज। सौरभ, रिसर्च हमें बताती है जैसे जैसे आप गरीब होते जाते हैं ना, आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपके पास सबसे बड़ी चुनौती रोटी की, प्रायोरिटीज आपकी रोटी है, शॉर्ट टर्म है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक स्टडी हुई, तो उसमें पता चला, पाकिस्तान की स्टडी की बात कर रहे हैं आप, हमारे मैं नहीं मानूंगा। चलिए कोई बात नहीं, बोल दीजिए, मजाक कर रहा। दक्षिण एशिया में एक स्टडी हुई। अगर घटिया है तो बताइए, भारत से खराब है तो बताइए। नहीं, उसका एक इंसाइट दे रहा हूं मैं। इंसाइट ये है कि जब तक आपको लग रहा है कि आप तो वेल ऑफ हैं, आपको जरूरत नहीं पैसे की, तो वो पैसा आपका वोट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जैसे जैसे आप उस श्रेणी में आएंगे कि आपको लगेगा यार मैं तो बहुत बुरे हाल में हूं, तो जैसे ही आपको कुछ मिलेगा, आपको आपका जो रुझान है वो बदलने के चांसेस ज्यादा है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, आपको क्या लगता है ये स्कीमें सरकार अपने सत्ता में होते हुए क्यों नहीं चलाती? आखिर में क्यों चलाती हैं? क्योंकि शुरुआत में उन पर दबाव आ जाएगा, इकोनॉमिक दबाव आ जाएगा। अच्छा, आखिरी में से चलाती, लोगों के जहन में रहे, जेब में रहे, पैसा रहे अकाउंट में। अब मैं पाकिस्तान नहीं, अब मैं जिक्र करूंगा होंडुरास का। एक देश है लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में गिनते हैं इसको, एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही है हमारे ही तरह। वहां पर एक स्टडी हुई, तो पता चला कि देखिए इस बात से डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा हर महीना दे रहे हैं। दो चीजों पे लोग वोट इन्फ्लुएंस करते हैं। एक, आपने आखिरी कितना दिया, और दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट आपने कितना दिया। अब इसको जोड़ के देखिए, शिंदे साहब ने महाराष्ट्र में दिवाली का बोनस कर दिया 5 इंस्टॉलमेंट लाड़की बहन स्कीम में। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, तो वो जहन में रहता है। थोड़ा थोड़ा करके दिया कि अरे अभी आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 5 इंस्टॉलमेंट को क्लब कर दिया उन्होंने, 7500 रुपए एक बार में। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट रजिस्टर ज्यादा होता है। नीतीश जी ने 10,000 रुपए इकट्ठा दे दिया, और बोला ये पहली किस्त है, 2 लाख मिलेंगे आगे, और एकदम आखिर में आके दिया। तो भाई वोटिंग हो रही है, उस पहले फेज की वोटिंग के बाद सेकंड फेज में पोलिंग से एक दिन पहले मिला, 2 दिन पहले मिला। करेक्ट। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो राजनीति में व्यावहारिक लगती हैं, इस पर डीप रिसर्च हो चुकी है, और जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के, वो इन राजनीतिक व्यवहारिकताओं का कहीं ना कहीं इनकी पुष्टि करते हैं। वाह, व्यवहारिकता, पुष्टि, क्या बात है सर। आप जैसे लोगों से अमेरिका से पढ़ के आए डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा अपने हिंदी भाषा में अपना कौशल प्रदर्शित पारंगत है, हिंदी भाषा में कौशल प्रदर्शित करते हुए। बिल्कुल जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है सौरभ कि हम ग्रामीण वोटर को दूर से बैठकर बोलना 10,000 में बिक गए, 10,000 क्या होता है, लोगों को समझ नहीं है, आसान है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ सौरभ। मैंने छत्तीसगढ़ में पूछा लोगों से, भूपेश बघेल सरकार खराब थी क्या? आपको वहां बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, एटलीस्ट जहां मैं गया, जांजगीर चांपा गया मैं, और एक में गया कोरबा। तो ये नॉन ट्राइबल इलाके हैं, कांग्रेस ने अच्छा किया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उनकी अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक थी। मैंने पूछा कि हटे क्यों, तो कुछ ने कहा कि देखिए दे वर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, आपस में एक दूसरे को काट रहे थे तो हार गए। वो बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। कहते हैं जब वो आए ना, तो पीएम आवास का काम रुक गया। तो केंद्र सरकार की स्कीम्स थी वो, और पता लगा कि ऐसा लोग का मानना है कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं फंड थोड़ा रोक के रिलीज किया, ऐसा लोग मानते हैं। ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक धारणा बनी कि यहाँ पीएम आवास नहीं चल रहा।
हमें पीएम आवास चलाना है ना, तो हमें सरकार बदलनी पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी यही तो कहती है, बीजेपी यही तो कह रही है, डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम आ आप जाएंगे, आपको सोचिए जल्दी सौरभ, विकास होगा। इस मतलब ये तो एक बहुत ही स्मार्ट वोटर की पहचान है ना, कि वो अपने फायदे देख रहे हैं, और घर तो एक शॉर्ट टर्म चीज भी नहीं है, तो एक लॉन्ग टर्म चीज है। तो अब आप क्या रूरल वोटर को क्या बोलेंगे, आप ट्रांजैक्शनल है, शॉर्ट टर्म है? मेरा ये मानना है, जिस स्थिति में आज ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग समाज हैं, सब अपनी पृष्ठभूमि से देखकर वोट दे रहे हैं। यादवों को भी 10,000 रुपये मिला होगा ना बिहार में, लेकिन वहां तो टूटन बहुत कम हुई होगी, हुई तो होगी, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत और बड़ी चीज है एट स्टेक, सत्ता में आना। हाँ एग्जैक्टली। एससी में अगर 40-45% लोग कह रहे हैं कि हमको 10,000 जो स्कीम है उसने इन्फ्लुएंस किया, तो आप मान के चलिए कि उनकी जरूरत ऐसी थी कि उनको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ा, उन्हें 10,000 रुपये एक इनफ फैक्टर लगा कि भाई हमारा कोई ध्यान रख रहा है, हम जो आखिरी पंक्ति में खड़े हैं कतार में, हमारा कोई ध्यान रख रहा है। भैया ये बताओ, एक बात फिर याद आ गई हमें इसी बात में, पुरुष क्या कह रहे थे? मतलब हम भी गए बिहार में, जो कि अब आप सी वोटर का डेटा आपके पास, इसलिए सारे सवाल हम पूछ रहे हैं। पुरुषों ने क्या कहा? महिलाओं ने कहा कि हमें, पुरुषों को क्या मिला? महिलाओं को 10,000 मिले, पुरुषों को क्या मिला? जी देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं डेटा पूरा आपके सामने निकाल के दिखा भी देता हूं, बट इसमें ना बाय कास्ट आपको बहुत हेट्रोजेनिटी मिलेगी। और हमने जब ये पता किया कि अलग अलग समाजों ने किस किस मुद्दे पे इन्फ्लुएंस हुए, तो हमें अलग अलग जवाब मिले। मसलन मैंने आपको बताया कि एससी समाज में हमको मिला तकरीबन 40% से ऊपर महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी कहा कि देखिए 10,000 जो स्कीम है उससे हमको बहुत असर मिला। मैं 1 मिनट ये पुल अप कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपने एक ऐसी गूगली फेंकी है जिसके लिए मुझे मैंने गूगली नहीं फेंकी अपना सर, स्पेशल हमने पूछा उत्सुकता। हाँ बिल्कुल स्पेशल हमने पूछा कि अक्सर महिला बनाम पुरुष भी हो रहा था एक, मतलब वहां में तो ऐसे लोग भी मिले बिहार में। 10,000 स्कीम जो है इसमें कहा, हम ये सवाल था विच लोकल इशू इम्पैक्टेड द मोस्ट, सबसे बड़ा लोकल मुद्दा जिसने आप पर असर डाला। महिलाओं में SC ST ने कहा 47% ने कहा 10,000, और पुरुषों में 36% SC ST ने कहा 10,000। अब अगर हम केवल पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में और भी मुद्दे थे, जैसे कि रोजगार एक मुद्दा था, लेकिन क्लियरली क्योंकि इस बार महिलाओं का टर्नआउट, महिलाओं का समर्थन इतना एक तरफा था, कहीं ना कहीं जो मुद्दे अगर भटकाते भी पुरुषों को अवे फ्रॉम एनडीए, वो भारी पड़ गया जो महिलाओं का वोट था उनका। अब बाकी अगर हम ओबीसी अगर हम पुरुष देखें तो इन रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेन जो देखा हमने सौरभ, पुरुषों में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया, और लोग फिर मैं कहूंगा महागठबंधन 38% वोट लाया है, कम वोट नहीं है, लेकिन सीटें बहुत कम, सीटें कम है। लोगों को लगता है कि आप कह रहे थे नाराजगी, अब तो वोट भाई 38% वोट कम नहीं है, पिछली बार जितना था उतना ही बिल्कुल ही। बट दूसरे तरफ ने अपनी लकीर लंबी खींच दी। नहीं वो तो ठीक है, वो तो उसमें चिराग पासवान आ गए, सोशल इंजीनियरिंग भी हो गई, महिलाओं ने वोट दे दिया, 10,000 का स्कीम हो गया। असल में हमने जो शो किया बाइपोलैरिटी पे, तो बड़ा लूजर तो वो तीसरा धड़ा बना ना, सबसे बड़ा तीसरा धड़ा तो प्रशांत किशोर हो गया। कोई जो भी तीसरी ताकतें थी। हाँ, गलत ये हो गया आरजेडी के लिए, जिन इलाकों में उनको अच्छा करना था वहां तीसरा धड़ा मजबूत हो गया। MIM, BSP, इनके वोट शेयर बढ़ गए, इनके वोट शेयर बढ़ गए, वोट शेयर बढ़ गए। और सबसे बड़ी दूसरी चीज भी ये है कि भाई आप बोल रहे हैं महिलाओं को 30,000 देंगे, आप जब देंगे तब देंगे, इन्होंने कहा कि हम 2 लाख देंगे, उसकी पहली किश्त जो है 10,000 रुपए दे दी। अब बत्रा साहब ये तो आपने बता दिया कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा जो वोट दिए इस स्कीम पे, 10,000 की स्कीम पे, जीविका बहन जी और स्कीम पे, वो दलितों ने दिए। अब ये बताइए, बहुत बड़ा स्विंग वोट है वो। हाँ नहीं, स्विंग वोट बिल्कुल है भाई, जो रूरल इकोनॉमी है उनको उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी ये बताइए बत्रा साहब कि अब आगे क्या होए? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए आप जैसे सुनिए हाँ। जब चुनाव खत्म हुआ था, हमारे पास एक सांसद समाजवादी पार्टी के, उनका फोन आया, उन्होंने बोला फिर तो ये क्या करेंगे, तो फिर यूपी में भी चुनाव से पहले ये स्कीम लॉन्च कर देंगे, वहां 10,000 दे रहे हैं, यहाँ 15,000 दे देंगे, केंद्र में भी ये है, राज्य में भी ये है, डीएम भी इनका, एसडीएम भी इनका, विधायक भी इनका है, तो इम्प्लीमेंट करा देंगे, तो फिर हमारे लिए स्कीम लेवल प्लेइंग फील्ड बची ही नहीं। और आप जैसा कह रहे हैं कि खासकर जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही लोग सरकारी स्कीम्स को के मद्देनजर वोट देते हैं। शहरों में चलिए राम मंदिर की मुद्दा हो गया, सेंटिमेंट हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, मुद्दा शहरों में चलता है। प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में आज तक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया।
और जब बना केजरीवाल जी के लिए तो उसका बीजेपी सरकार कुछ खास कर नहीं पाई है पिछले 8-9 महीने में। क्या करेंगे तो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं यहाँ भी उन्होंने एक क्या स्कीम अनाउंस की थी बीजेपी ने, अब तक मुझे नहीं पता उसका क्या अभी तक भी नहीं हो पाया अपने, वो ऐसे ही काम हो गया। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इसका कोई काट नहीं। मैं कोई उदाहरण देता दीजिए। मैं बिहार 2 बार गया इस बार, सितंबर के आखिरी हफ्ते में और फिर चुनाव से जस्ट पहले। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब जीविका दीदी की स्कीम लॉन्च हुई थी, तब गांव स्तर पर ये खबरें आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन पैची है, सबको नहीं मिला है, और जन स्वराज के यूथ वॉलंटियर्स ये बोल रहे थे कि सीएम दीदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये रिश्वत ले रही हैं। उन्होंने पूरा आंदोलन छेड़ दिया अपने गांव में। मैंने गांव में गया। क्या आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते थे इसको? प्रीएम्प्ट करके तो आप क्या करोगे? आप नैरेटिव बनाते और आप कहते कि हमारी वजह से आपको मिला। नहीं, बत्रा साहब तो तेजस्वी क्या रहा था, तेजस्वी ने कहा, वो क्या तेजस्वी ने कहा था कि पहले उन्होंने अनाउंस कर रहे थे कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो नीतीश जी ने 125 कर दी, तो लगातार बोल रहे थे ना कि हमने कहा कि 200 करेंगे। मुझे सिर्फ यादव कम्युनिटी में मिला, वही बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने उंगली करी और नीतीश कुमार जी ने पारित कर दिया। यही तो बोल रहे हैं सर, यही बात है ना कि आपकी मशीनरी, और मैं हर जगह बोल रहा हूं कि भाई जब शासन और पार्टी आप दो डोज दे रहे हैं, प्रशासन भी लगा इम्प्लीमेंट करा रहे हो, पार्टी भी उसको प्रचारित करने में लगी हुई है, तो आपका नैरेटिव पहुंचेगा और पैसा पहुंच रहा है पड़ोस के। अब मुझे पता है कि भाई जीविका दीदी जिसको मिला पैसा, जिसको नहीं मिला वो नाराज से उसने बोला कि भाई चुनाव अभी हो गया है, चुनाव के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमें मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? देखिए चढ़ गया आपका नाम। अब 2 लाख नहीं मिलेंगे तो अलग बात है, वो बहुत कम लोगों को मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। लेकिन अब 5 साल बाद देखा जाएगा। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। जहां लड़ाई चप्पल और रोटी के बीच है कि पैरों में चप्पल नहीं है और लड़ाई रोटी की है, तो बिहार हमने देखा, हमारी स्टोरीज है प्लेटफॉर्म पे। तो अब आगे जो चुनाव, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, तो आसाम में भी आपको लग रहा है कि हेमंता भी कुछ ऐसा कर दें जिससे वहां पर ये करेंगे और ये साइकिल 2028 तक चलेगा। ये साइकिल मेरे हिसाब से एमपी में शुरू हुआ 23 में, ये चलेगा। पर सौरभ, मैं फिर कहता हूँ, विपक्ष के पास समय है। मैं नहीं समझता, विपक्ष के पास समय 5 साल का समय होता है कि एक मोमेंटम बना के रखे सरकार के खिलाफ। आप देखिएगा, एक बात बताता हूं मैं आपको, एक सिंपल सी बात है। जब अगर जिस देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिलता है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक दीजिए सौरभ। हाँ, जब अब हिमाचल 27 में चुनाव में जाएगा, अगर हिमाचल चुनाव से जस्ट पहले पैसा बांट दिया गया हिमाचल में, क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि कांग्रेस वापस सरकार में आएगी? हिमाचल तो स्विंग स्टेट है, एक बार कांग्रेस जिताता है, एक बार बीजेपी को जिताता है। लेकिन अगेन आप देखेंगे कि जैसे राजस्थान का एग्जांपल देता हूं, आप मुझे हिमाचल में बताइए, क्योंकि मेरा एक पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ। नहीं, हिमाचल में आई थिंक इफ दे इम्प्लीमेंट एंड इफ दे ट्रांसफर मनी टू द अकाउंट्स द वे जैसा उन्होंने किया बिहार में, कांग्रेस विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। बट विल इट बी एज स्ट्रॉन्ग एज बीजेपी किसी और सत्ता सरकार में राज्य में? आई थिंक बीजेपी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर लेती है, और उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है। और मैं अब मैं क्यों ये पैरेलल ड्रॉ कर रहा था, मेरा ये मानना है, अभी तक हमने देखा है बीजेपी, झारखंड छोड़ दे अगर, मोस्ट राज्यों में हमने ये देखा है कि बीजेपी सत्ता में थी, इन्होंने पैसा डलवाया और जो विपक्ष उसे काउंटर नहीं कर पाया इफेक्टिव। ठीक है, झारखंड में हेमंत सोरेन का अपना एक ट्राइबल वोट बैंक था और उसने महिला वोट तोड़ा, थोड़ा ओबीसी और अपर कास्ट का, और वो सत्ता में आकर बीजेपी सा काट नहीं ढूंढ पाई। ये बात बिल्कुल सच है। और मेरा मानना है इलेक्शन कमीशन हर केस में विफल रहा है जहां चुनाव के बीच में पैसा आया है। लेकिन अब ये एक नई लेवल, एक नई गेम है, हमें इसको ऐसे मानना पड़ेगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसका कोई काट नहीं है। मसलन आप शायद मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रेनस्टॉर्म ऐसे करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये मान के चले कि ये स्कीम आने वाली है भैया, लेकिन उससे पहले हम ऐसा माहौल बना दे कि जब ये स्कीम आए तो हम उसका क्रेडिट ले पाए पूरा। हम कैसे ऐसा माहौल बनाएं कि हम उस क्रेडिट लेने के साथ एक और लंबी लकीर खींच दें कि ये तो आपको ये दे देंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर ये देंगे। लेकिन मुझे लगता है फिर इससे बेहतर विकल्प जैसे कांग्रेस ने किया तेलंगाना में, जब बीआरएस की सरकार थी तो रैत बंधु स्कीम लाए थे। रैत बंधु स्कीम बीआरएस लाई थी। उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए और वहां से स्टे लेकर के आ गए जी। जब स्टे लेकर के आ गए तो लागू नहीं हुई, और लागू हो जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। काउंटर नैरेटिव कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। कोई काउंटर नैरेटिव कोई स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी ये करेगी सौरभ की हम तो काम करना चाह रहे हैं, आप हमें काम करने नहीं दे रहे। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, इसमें कोई सही गलत जवाब अभी है नहीं। आप और हम भी एक चर्चा कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी चर्चा करेंगी। नहीं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि
आपको अपनी लकीर और लंबी खींचनी है और कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि आप क्रेडिट क्लेम कर पाए इसका, कि देखिए ये तो हमारे दबाव में हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो काम करेगा। मैं इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को पता है कि ये जब पैसा आ जाता है और वो बीजेपी अगर पैसा बीजेपी की सरकार दे रही है बॉस, दे मार्केट इट सो वेल, एंड आपके पास, सामने वाले के पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ये बात से ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, बात से मैं agree ना करता उतनी ताकत है। आपके पोस्टर्स लगेंगे, उनके पोस्टर्स नहीं लगेंगे। आप देखिए, मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर कि जब बिहार में पहले फेज की वोटिंग थी, पटना, ये सब सारे इलाके थे, हर अखबार, हिंदी अंग्रेजी हर अखबार में फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ऐड था कि महिलाओं को 10,000 दिए, आगे 2 लाख देंगे, सारी स्कीम। सेकंड पेज पर नीतीश कुमार का ऐड था और हर घर में वो अखबार गया। यानी जब सुबह उठा वो 6 बजे वोट देने के लिए निकल रहा है, तो अखबार देख के निकल रहा है कि भाई हाँ, महिलाओं को 10,000 दिए हैं। महिला कह रहे हाँ मिले तो है हमें। तो समझ रहे हैं आप किस लेवल के रिसोर्स। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, पर मैं होपफुल हूं कि इसकी काट है। और इसकी काट मैं फिर बोलूंगा आपको एक और उदाहरण देकर। देखिए, अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि इलेक्शन सिंगल इशू हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन में मल्टीपल इश्यूज हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, जैसे यादव समाज या मुस्लिम समाज की महिलाओं में टूटन कम दिखी इस मुद्दे को लेकर। कारण क्योंकि उनके पास एक बड़ा मुद्दा है जिससे वो महागठबंधन जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक बात है। तो आपको अपनी सामाजिक बाड़ेबंदी तो बेहतर करनी ही है। जब आपकी सामाजिक बाड़ेबंदी ऐसे लेवल पे आ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सामने से आएगा स्टिमुलस, चाहे 10,000 हो चाहे 5,000 हो, उसका असर तो कम होगा। इस बात से मैं बिल्कुल 100% कन्विंस्ड हूं। मान लीजिए असर कम होगा और आपको अपनी बाड़ेबंदी बढ़ानी है और माध्यमों से, कि भाई कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है आप जाके खड़े हो जाइए, कहीं कोई कुकर्म हुआ है वहां जाके खड़े हो जाइए। समाजों में बाड़ेबंदी बढ़ाइए। हाँ, मतलब आप मतलब हाँ, सामाजिक, फिर वो सामाजिक जैसे कि संविधान बदल देने वाला मुद्दा काम किया, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा लेकर के आए जो लोगों के बीच और चीजों में घेरना है, ताकि अंत में आते आते जब सरकार ऐसा मूव लाए भी, तो या तो वो अवसरवादी लगे और या उसका असर इस बात पे कम हो जाए कि ठीक है, धन्यवाद आपने हमें दिया, लेकिन हमारे पास बहुत बड़े मुद्दे हैं और हम उस मुद्दों के लिए उस पार्टी पर जाएंगे जो विपक्ष में। ठीक है, तो ये डिस्कशन है। इसमें मुझे लगता है ये ओपन एंडेड है। अभी ओपन एंडेड होना भी चाहिए, हमारा बात कर लेकिन दर्शकों को, सौरभ, हमने ये एपिसोड क्यों किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के बाद आपका और हमारा जो अनुभव है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के वोटर को ट्रांजैक्शनल समझते हैं। मैं तो बात करता हूं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का वोटर के लिए ही सबसे ज्यादा सारी स्कीम्स हैं, वो इंपैक्टफुल रहती हैं। करेक्ट। और उनके लिए ज्यादा स्टेक पे है इलेक्शन में, और जिस तरीके टर्नआउट भी ज्यादा इसलिए उन क्षेत्रों में होता है। जिस तरीके से बीजेपी का अपना काडर लगता है, संघ के अपने पन्ना प्रमुख लगते हैं, मशीनरी लगती है, तो वो जो तुम्हें अगर दर्द है जहां वो विपक्ष में है, तो उस दर्द को वो जख्म बना देते हैं कि देखो इतना दर्द, इतना दर्द, इतना कह कह के उस खरोच को वो नासूर बना देते हैं। और जहां तुम्हें कुछ दिया है तो कह के वो आपको जो एकदम रेडी कर देते हैं। मतलब आप एहसान कर दिया। बिहार में कितना सुना सौरभ, नमक जिसका खाया है उसको देंगे वापस। इससे बड़ा क्या सेंटिमेंट हो सकता है। बढ़िया, मजेदार। तो सी वोटर का डेटा ये कहता है कि भैया जो सबसे ज्यादा वोट दिया 10,000 रुपया लेके, वो दिया शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित समुदाय ने नीतीश कुमार को। और बत्रा साहब कह रहे हैं ये समुदाय वो समुदाय सबसे ज्यादा मार्जिनल है, यानी इसके पास कम पैसे हैं, जिसके लिए सरकारी 10,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। और 10,000 रुपये मायने रखते तो है। बिहार जैसे राज्य में जो सबसे पिछड़ा है, कितने लोगों से मिले, बिल्कुल समाज के, रविदास समाज के, बिल्कुल। तो फिलहाल अब इसका जवाब तो विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा, कोई बड़ा मुद्दा लेके आना पड़ेगा। एक आखिरी बात, उसमें भी जाति में भी महिला, मतलब एक तो जाति वो आखिरी पंक्ति में है, उसमें भी महिला उससे भी आखिरी पंक्ति में है। खैर, तो महिलाएं जिनके पास जो है अपने बेटे को, कभी अगर बेटा बाहर जा रहा है शहर, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए पैसे नहीं, तो 100 रुपए हो गए। मंदिर जा रही है तो मंदिर में अगर भगवान को चढ़ाने के लिए उसके पास कभी पैसे नहीं होते तो वो 10 रुपए भी हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ लाने के लिए भी है, तो उसके वो खुद महिला मजबूत हुई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अंत में क्या सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं। तो सीधे जो कैश मिल रहा है वो कब तक मिलता रहेगा? क्या ये कैश सीधा जो मिलता है अकाउंट में चुनाव से पहले, वो चुनाव जिताता रहेगा? इसी पर ही हमारी चर्चा थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं। तो जल्द रेड माइक पाठशाला के एक और नए एपिसोड के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए द रेड माइक आप देखते रहिए, तमाम दूसरे बहुत सारे वीडियोस और इसको भी शेयर करिए।
धन्यवाद।